हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। यह अभ्युदय सीरीज में अगेन मैं दिल्ली सल्तनत का यह थर्ड एपिसोड है, जिसमें दिल्ली सल्तनत से एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, उसके कल्चर और उसके आर्किटेक्चर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप देख सकते हैं ये हायरार्की आपको इस पिक्चर में दिख रही होगी। तो सबसे हायरार्की में जो सबसे टॉप पे हैं वो सुल्तान होते थे। आफ्टर दैट नयाब या वाली भी कहा जाता था, जिसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे दीवाने वजीरात जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वजीर एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जो दीवाने वजीरात होते हैं बेसिकली वो एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता था कि कितना फाइनेंस है, कितना कोर्ट पे खर्च होगा, कितना अदर पर्पस में खर्च होगा, ये सब रिकॉर्ड दीवाने वजीरात रखते थे। और वजीर जो था वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्ट करता था। आफ्टर दैट दीवाने अरीज जो कि एक डिफेंस डिपार्टमेंट होता था और इसका हेड अगेन डिफेंस मिनिस्टर कहलाता था। दीवाने इंसा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस होता था। दीवाने रसलात डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हेडेड बाई सदर। एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट चीफ, और उसके जो चीफ होते थे, हेड होते थे, वो काजी कहलाते थे। तो बेसिकली आप अगर देख सकते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की की, तो सबसे टॉप पे सुल्तान है एंड आफ्टर दैट वेरियस नयाब है, जिसके अंदर में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते थे। फॉर एग्जांपल दीवाने विजारत, दीवाने अरीज, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट्स। तो ये बेसिकली एक हायरार्की थी जो कि मेंटेन किया जा रहा था इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं अगेन दिस इज द हायरार्की ऑफ टेरिटोरियल। जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन थे उसका कैसे यहाँ पे डिवीजन था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में दिल्ली सल्तनत, जहाँ पे सुल्तान सबसे टॉप पे होता था। आफ्टर दैट यह जो सल्तनत था वो डिवाइडेड होता था इन सरकार्स, एंड दिस सरकार अगेन डिवाइडेड इनटू सिकदर्स। एंड आफ्टर दैट ये सिकदर जो डिवाइड होते थे वो छोटे छोटे परगना में डिवाइडेड होते थे। और सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो विलेज का होता था। तो जो सिख था, जो सिकदर जो जिसे आप कह रहे हैं, वो कंट्रोल किया जाता था बाय सिकदर्स। परगना वेयर कंट्रोल्ड बाय आमिल एंड विलेज वेयर कंट्रोल्ड बाय विलेज हेडमैन, ही इज कॉल्ड मुकदम, चौधरी और खूत। पटवारीज वेयर विलेज अकाउंटेड। तो बेसिकली अगेन देख सकते हैं कि जो टेरिटोरियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी था यहाँ पे। सबसे ऊपर में दिल्ली सल्तनत है जो कि डिवाइड होता था सरकार में, जो अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा रन किया जा रहा था। आफ्टर दैट सिख जो लोएस्ट लेवल था वो सिख था, जिसे हेडिंग सिकदर कर रहे थे। ये जो सिख थे वो फर्दर डिवाइडेड होते थे परगना में, जो कि आमिल के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जो परगना था वो डिवाइडेड होता था सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज विलेज, हेडेड बाय विलेज हेडमैन, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं पे उसे मुकदम कहा गया, कहीं चौधरी, कहीं खूत कहा गया। और जो इस विलेज के अकाउंट को हैंडल करता था दैट इज कॉल्ड पटवारीज। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की था इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। Again, the land during Delhi Sultanate classified into 3 categories. First is Ikta land, land assigned to officials as iktaj instead of payment for their service. ये बेसिकली जो इक्ता लैंड ग्रांट किया जाता था, बेसिकली जो भी सोल्जर्स थे या ऑफिशियल्स होते थे उन्हें ग्रांट किया जाता था इंस्टीड ऑफ पेमेंट, कि उसे लैंड ग्रांट में दिया जाता था। नेक्स्ट होता था खलीसा लैंड, लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड वेयर स्पेंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड। कि वैसे लैंड जो डायरेक्ट कंट्रोल होते थे, अंडर कंट्रोल होते थे सुल्तान के, वो खलीसा लैंड कहलाते थे। और उस लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था दैट इज स्पेंड और फॉर द कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड्स। आफ्टर दैट देयर इज थर्ड लैंड कॉल्ड इनाम लैंड, लैंड असाइंड और ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो रिलीजियस प्लेस होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको जो लैंड ग्रांट किया जाता उसे बेसिकली इनाम लैंड के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो जो लैंड रेवेन्यू था वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्पायर्स। लैंड रेवेन्यू वाज मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बेसिकली 1/3 प्रोड्यूस का रेवेन्यू रिटर्न करना पड़ता था, लेकिन बहुत जगह ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि 1/2 भी प्रोड्यूस का जो है वो पीजेंट्री को रेवेन्यू के रूप में टैक्स देना पड़ता था। एग्रीकल्चर फॉर्म द ऑक्यूपेशन ऑफ बल्क ऑफ द पीपल। और इस पीरियड के दौरान ही दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी सबसे जो मेजर ऑक्यूपेशन था लोगों का वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी था। और
जो एम्पायर था उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू ही होता था। कहीं कहीं पे 1/3 और 1/2 भी जो प्रोड्यूस होता था उसका रेवेन्यू देना पड़ता था, ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली द रॉयल रोड्स वेर केप्ट इन गुड शेप। अब जो भी रॉयल रोड्स होते थे, स्पेशली जहाँ से शाही जो रोड कहा जा सकता है, उसे बहुत ही मेंटेन करके रखा जाता था। और जो भी रोड होते थे जिसके थ्रू ट्रेड वगैरह होते थे, उस रोड के साइड्स में सराय, रेस्ट हाउस बनाए जाते थे। हाईवे के जो साइड्स होते थे उसमें रेस्ट हाउस बनाए जाते थे ताकि जो भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हो वो रेस्ट कर सके। और इस कारण से जो ट्रेड एक्टिविटी भी था इस दिल्ली सल्तनत के दौरान वो काफ़ी हाई था। कॉटन, टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। सबसे अगर ज़्यादा कोई इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश किया, जिसका विस्तार हुआ, जिससे कि इनकम भी हो रहा था एम्पायर को, वह कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री था। पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाई चाइनीज एंड लर्न्ड बाई अरब्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये पेपर मेकिंग जो टेक्नोलॉजी था बेसिकली दिल्ली सल्तनत के ही टाइम में चाइनीज और अरब का जो नॉलेज है ये पेपर मेकिंग का, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम अगर ओवरऑल कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का क्या था, तो वह लैंड रेवेन्यू था, जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो इन्वॉल्व थे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, कि क्या वहाँ पे लैंग्वेज फॉलो होता था। तो जो दिल्ली सल्तनत था उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज था दिल्ली सल्तनत का। जियाउद्दीन बर्नी मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पर्शियन लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन अगर किसी का हम कहे कि इस लैंग्वेज को प्रमोट करने में ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, तो जियाउद्दीन बर्नी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखे, जैसे तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहानदारी आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ये जो भी टेक्स्ट हैं इस दौरान जो फिरोज शाह तुगलक है या फिर दिल्ली एम्पायर के अलग अलग जो सुल्तान थे उनके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में क्या इकॉनमी थी, क्या लिटरेचर फॉलो हो रहे थे, इन सब टेक्स्ट में देखने को मिलता है। मिनहाज उस सिराज रोट तबाके नसीरी अ जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज अप टू 1260। ये जो मिनहाज उस सिराज है जिन्होंने तबाके नसीरी लिखा है, उनके बारे में आपको आप देख सकते हैं इस तबाके नसीरी में जनरल जो हिस्ट्री है मुस्लिम का वो देखने को आपको मिल जाता है अप टू 1260 तक। आफ्टर दैट, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ पर्शियन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था तो अदर जो लैंग्वेज थे उसका ग्रोथ नहीं हुआ था। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू इमर्ज ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, और इसी 14th सेंचुरी के दौरान उर्दू का भी एक बहुत ही कह सकते हैं वाइड स्प्रेड ग्रोथ होता है। रीजनल लैंग्वेजेस भी ग्रोथ होते हैं, जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी एंड तेलुगु वाज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होते हैं इसी पीरियड के दौरान। द तुतीनामा, अ बुक ऑफ द पैरट बाई जिया नक्शबख्शी वाज द फर्स्ट पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्टोरीज। जो अर्लियर संस्कृत टेक्स्ट थे उसका भी यहाँ पे इस पीरियड दिल्ली सल्तनत के टाइम में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है बाई जिया नक्शबख्शी, जो तुतीनामा के नाम से जाना जाता है। बुक ऑफ पैरट भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी संस्कृत स्टोरीज थी उसमें उस समय उसको ट्रांसलेट किया गया था। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं पूरे अगर हिस्ट्री में जाना जाता है तो अपने न्यू डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। जैसे कुछ आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इल्तुतमिश का टॉम्ब है विथ ट्रू आर्क शेप, जो आर्क शेप है, डोम शेप है, कह सकते हैं पॉइंटेड डोम भी डेवलप हुए थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। टॉम्ब ऑफ तुगलक स्विंग, स्लोपिंग वॉल्स, ये स्लोपिंग वॉल्स का भी डेवलपमेंट इसी दिल्ली सल्तनत का ही टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था। देखिए, और इसी दौरान इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, जो इंडियन आर्किटेक्चर का शेप रहता है। और जब दिल्ली सल्तनत का यहाँ इस्टेब्लिशमेंट होता है तो एक न्यू शेप ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आर्क एंड डोम वेयर न्यू आर्किटेक्चरल एडिशन ऑफ द पीरियड। जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसमें आर्क शेप और डोम शेप अब एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। सबसे अधिक जो यूज किया जाता था वो लाइमस्टोन और मोर्टार का यूज किया जाता था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हाउसेस अल्टर द बिल्डिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली जो मेन मटेरियल कह सकते हैं वो लाइमस्टोन और मोर्टार का यूज किया जाता था इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्क वाज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल, और जो ट्रू शेप ऑफ आर्क होता था उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब देख सकते हैं कि जो तुगलक डायनेस्टी जब आए थे उसने बहुत सारे न्यू कह सकते हैं न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे देख सकते हैं वही स्लोपिंग वॉल्स की बात हम कह रहे थे,
use of stone removal as a principal building material. A new type of arc called four centered arc डेवलप हुआ था. इमरजेंस ऑफ पॉइंटेड डोम भी डेवलप हुए थे. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्टागोनल प्लान ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग. तो डिफरेंट जो कह सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है यह तुगलक डायनेस्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो स्लोपिंग वॉल्स जिसे ढलाने दीवारी कहा जाता था वो इंट्रोड्यूस हुए थे. स्टोन रिवल्स का यूज किया जाता था. न्यू टाइप ऑफ आर्क डेवलप हुआ था. पॉइंटेड डोम कह सकते हैं जो नुकीले गुंबद थे उसका एक आविष्कार हुआ था बाय द तुगलक्स. अगर हम म्यूजिक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत अपने म्यूजिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था. बहुत सारे जो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी है, रबाब है, ये सब इंट्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत. इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड कव्वाली स्टाइल इज सेड टू बी हैव डेवलप्ड. जो कव्वाली स्टाइल ऑफ म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था इस दिल्ली सल्तनत में. और अमीर खुसरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन सारे चीज़ों का डेवलपमेंट में ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत. न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सारंगी एंड रबाब वेयर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और जो न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सारंगी, रबाब, ये सब का इंट्रोडक्शन हुआ. और साथ ही साथ जो कव्वाली था वो बहुत ही फेमस हो चुका था इस दिल्ली सल्तनत के पीरियड में. और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर इसमें था तो वो अमीर खुसरो का था. तो ये था बेसिकली हमारा दिल्ली सल्तनत का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, क्या इकोनॉमी था, क्या आर्किटेक्चरल फॉर्म था और क्या म्यूजिक सिस्टम था. तो ये था हमारा ओवरऑल दिल्ली सल्तनत पे, जिसपे 2 एपिसोड ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा फाइनल एपिसोड था. आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें कि यह अभ्युदय सीरीज आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें हमारे वीडियोज़ को. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.